नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सके। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप बोथ दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको जो है पूरी जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। चैनल पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सीटेट 2026 का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव अपडेट में सीटेट 2026 नोटिफिकेशन आउट, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ना इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी क्या है, बोथ पेपर के लिए, सिंगल पेपर के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप 6 से 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और 1 से 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जिसको हम लोग पेपर 1 बोलते हैं तो उसके लिए क्या नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है, सब आप यहाँ से जो है देख सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एग्जाम फरवरी में होगा, इसीलिए इसका सीटेट फरवरी 2026 जो है नाम रखा गया है। फॉर्म आपको अभी भरना होगा, तब जाके आपका एग्जाम जो है फरवरी में कंडक्ट करे जाएंगे। अब देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी दिया गया। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, सारी जानकारी को समझ लेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एग्जाम का शेड्यूल जो है 8 फरवरी 2026 को होगा, जो कि यहाँ पे आपको बता दिया गया। आप एक बार जरूर इस सब जानकारी को चेक कर लेंगे। अप्लाई का लिंक देखेंगे सबसे ऊपर में, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो अप्लाई का लिंक है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप इससे पहले भी सीटेट एग्जाम अपीयर हुए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आप एक नए कैंडिडेट्स हैं, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। भले आप पुराने कैंडिडेट्स हो, पहली बार अपीयर हो रहे हो या आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो, कोई सा भी अटेम्प्ट हो, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा इस बार के लिए। तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी दिखा रहा है, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, पेपर 1 या पेपर 2 अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप 1200 रुपये पे कर सकते हैं। SC/ST विकलांग के लिए 500 रुपये है, पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक के लिए अप्लाई करेंगे तो, और दोनों के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 600 रुपया है। यहाँ पे आपको कितना केबी में सिग्नेचर चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया गया है, हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, क्लिक है टू प्रोसीड। अब यहाँ पे आपका देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। देखिए जो भी जानकारी आपको लिखना है ना वो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग है सही से लिखिएगा। कैपिटल लेटर में लिखना होता है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में देखिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इसके अलावा राशन कार्ड या एनी अदर का भी ऑप्शन है। तो इसमें से मान लीजिए आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो आप एनी अदर चूज करेंगे, और यहाँ पे एनी अदर में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आधार कार्ड का यहाँ पे संख्या लिखना है। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट चूज करेंगे तो पासपोर्ट की संख्या लिखेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे और यहाँ पे वोटर कार्ड की संख्या लिखेंगे। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे अपना नाम को दोबारा लिखना है, फिर पिताजी का नाम को दोबारा, माताजी का नाम को दोबारा, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा चूज करना है, जेंडर भी आपको दोबारा चूज कर लेना है। तो इस तरह से आपको जो है हर चीज को 2-2 बार आपसे लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको जानकारी देना है कि प्रीमिसेस नंबर नेम क्या है। देखिए अगर आपको जो है प्रीमिसेस नेम नंबर पता है तो आप इसको भरेंगे, नहीं पता है तो इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे सीधे अपना विलेज लिख के, और यहाँ विलेज का नाम मान लीजिए रामपुर है तो आप रामपुर यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। यहाँ पोस्ट लिख के पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, थाना लिख के थाना लिख देंगे। यहाँ कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करेंगे और यहाँ पिन कोड लिखेंगे 6 डिजिट का जो भी आपका पिन कोड है। तो ये प्रॉपर एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर को लिखेंगे, फिर दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। ये सही लिखिएगा क्योंकि OTP आपका वेरिफिकेशन होगा दोनों में ही, ईमेल में भी और मोबाइल में भी। अब यहाँ पे आपको दोबारा से जो है परमानेंट एड्रेस बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में दिया गया, अगर आपका मान लीजिए ये जो आपका एड्रेस है कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर। मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है रानी है तो RANI@123 करके ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। अब देखिए 4 8 4 8 डिजिट का हो गया। तो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए, ना ही 8 से कम
रखना है और ना ही 13 से ज्यादा रखना है। अगर आप @ नंबर ये सब नहीं यूज करेंगे ना तो आपका यहाँ पे जो है ये पासवर्ड लेगा भी नहीं। तो पासवर्ड आपको कुछ बड़ा कुछ छोटा और @ या इसमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हुए और 1 2 3 यूज करते हुए न्यूमेरिक यूज करते हुए आपको पासवर्ड को सेट करनी है। तो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा से लिख देना है। फिर यहाँ पे एक आपको जो है ना क्वेश्चन चूज करना है। क्वेश्चन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, उसका आंसर भी आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बर्थ प्लेस चूज करते हैं तो बर्थ प्लेस का नाम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आपको जो है सारे जानकारी को वेरीफाई करना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो यहाँ नीचे में देखिए आपको एडिट का एक बटन बनता है, आप एडिट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। नहीं गलती है तो इन सभी बॉक्स को आपको टिक कर लेना है कि हाँ ये सारा जो है हमारा जानकारी सही है। इस तरह से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद से यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत जो है OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे आपको भरना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी शो होता है कि कौन सा मोबाइल आपने दिया था और इस OTP को यहाँ पे जो है 6 डिजिट का OTP होगा, उसको लिखेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप OTP लिख के सबमिट करेंगे, आपका पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर शो हो जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज और कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। आपका यहाँ पे मोबाइल वेरीफाइड दिखा रहा है, आपको ईमेल भी वेरीफाई करके इस तरह से टिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करेंगे। अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा है ना तो आप फॉर्म को यहाँ पे भरना स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप फी पेमेंट जमा करने जाएंगे ना तो उस समय आपको पेमेंट जमा करने से पहले वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे ईमेल को भी वेरीफाई कर लेते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आएगा, इसको भरेंगे और यहाँ पे जो है सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तुरंत आपके इस ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। देखिए इस तरह से आ गया ईमेल पे OTP। हम यहाँ OTP को लिखेंगे और वेरीफाई कर लेंगे तो आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। OTP वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाता है और इस तरह से टिक हो जाता है, ब्लैक टिक। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए आगे के 6 स्टेप को भर के कंप्लीट करना है। तो एक एक स्टेप को बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप आपका पर्सनल जानकारी खुल के आएगा। हम यहाँ पे स्टेप 1 पे अभी फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ कुछ जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक सब जानकारी दिया हुआ है। एक एक स्टेप को देखिए, एक एक जानकारी को देखिए, गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा क्योंकि एक ही बार आपको मौका मिल रहा है। अब यहाँ आपको नेशनलिटी बताना है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है। अगर आप OBC हैं तो OBC चूज करेंगे और OBC में यहाँ पे आपको दोबारा से मतलब कंफर्म करना है, मतलब 2 बार चीजों को बताना है। अगर आप SC ST हैं तो SC ST यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जनरल है तो जनरल चूज करेंगे। अगर आप जनरल है तो जनरल यहाँ से आप जो है चूज करेंगे। यहाँ पे EWS का ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी कैटेगरी EWS से आता है वो जनरल ही चूज करेगा। यहाँ पे कोई बिहार से है, BC EBC से आता है तो वो OBC ही चूज करेगा। यानी OBC एक तरह से सेंट्रल लेवल पे हो जाता है। बाकी अलग अलग स्टेट वाइज BC EBC MBC तमाम चीजें होती है। तो जो भी BC कैटेगरी से आता है बैकवर्ड क्लास से तो वो यहाँ पे OBC सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा। यहाँ पे विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे आपको जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी यही पूछ रहा है तो आप यहाँ पे यस नो में बता देंगे। अब यहाँ पे आप इम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हाँ एज ए इम्प्लॉय है, टीचर या अदर देन टीचर या नॉट इम्प्लॉय, जो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ हम एज अ टीचर के तौर पे कार्यरत हैं या एज अदर देन टीचर दूसरे जॉब में है या नॉट इम्प्लॉय, हम कहीं पे जॉब नहीं करते हैं। समझ गए। चलिए अब कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए तो पेपर 1 है। हम बाकी सारे पेपर्स पे आएंगे एक एक करके। तो पेपर 1 के लिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको पेपर 2 के लिए बताऊंगा 6 से 8 के लिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों का कैसे आएगा। देखिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं पेपर 1 के लिए तो हम पेपर 1 चूज करेंगे तो इसमें 2 लैंग्वेज आपको देना होगा। एक पहला लैंग्वेज किसको आप एग्जाम देंगे और दूसरा लैंग्वेज आप किसका एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 में आप क्या तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 लैंग्वेज का चुनाव देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना क्वालिफिकेशन भी बताना होगा। तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे
आपको ना 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, एक चूज करेंगे तो उसका अलग मतलब है, 2 का अलग मतलब है, 3 का अलग मतलब है, 4 का अलग मतलब है। अब देखिए यहाँ पे वो सभी चीजों को बताया गया है कि अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, यहीं पे क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन लोग फॉर्म भर सकता है, ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपने पास किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड कोर्स आप सबको पता है बहुत फेमस है, 2 साल का प्रॉपर होना चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन को चुनाव करके पहला ऑप्शन का यहां से आप जो क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। पहला ऑप्शन यहां पे आपको चूज करना होगा अगर आप डीएलएड बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास सीनियर सेकेंडरी अपने 45% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है, और 2 साल का आपने जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, जिसकी मान्यता जो है एनसीटीई का जो नॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हो। समझ रहे ना, मतलब एनसीटी के मान्यता प्राप्त संस्था से आपने 45% के साथ साथ 12th पास और 2 साल का आपने डीएलएड किया हुआ है, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। तीसरा ऑप्शन कौन चूज करेगा, तो जो है 12वीं के बाद 4 साल का जो है ना बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईएलईडी कोर्स होता है 4 साल का, वो अगर आपने कर रखा हुआ है तो तीसरा ऑप्शन चूज करेगा। चौथा ऑप्शन कौन चूज करेगा, तो सीनियर सेकेंडरी अगर कोई मतलब 12th पास आउट किया हुआ है 50% और स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डीएलएड किया हुआ है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, तो जो विकलांग पर्सन को पढ़ाते हैं वो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, या स्पेशल डीएलएड भी होता है। समझ रहे ना, स्पेशल वो अलग ही होता है, स्पेशल एजुकेशन डीएलएड का, स्पेशल डीएलएड स्पेशल लिखा रहता है उनके कोर्स पे। तो आप ये चौथा ऑप्शन का चुनाव करने वाले हैं। तो सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे 1 नंबर चूज करते हैं, 1 नंबर में क्या आएगा, तो 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास और 2 साल का डीएलएड, तो हम ये चुनाव कर लिए। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, डिग्री किन के लिए होगा, तो जो बीएड किए हुए हैं या बीएससी बीएड किए हुए हैं, बीएड वाले यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन चूज करेंगे। यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है वो डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करेगा। तो अगर आप 1 से 5 में फॉर्म भर रहे हैं डिप्लोमा के बेस पे, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन ही चूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को क्या करना है, यहाँ पे भरना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये समझ में आ गई। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सपोज पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 में क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे तो लैंग्वेज सबको देना है, 1-2 लैंग्वेज आपको देना होगा, दोनों लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना होगा। अब यहाँ पे बात समझते हैं, देखिए इसमें 6 से 8 के लिए आप टीचर बनेंगे, तो 6 से 8 में देखिए 8 प्रकार के ऑप्शन है। आप किस आधार पर फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 2 साल का जो है डीएलएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन चुनाव कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और 2 साल का डीएलएड आपके पास, तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस 2 में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। अगर आप आर्ट्स विषय से जो है पढ़ाना, शिक्षक बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस आ जाएगा, मैथ साइंस से पढ़ाना चाहते हैं तो आप मैथ और साइंस चूज करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको डिप्लोमा ही एजुकेशन चूज करना होगा, क्योंकि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, वो है आपका डीएलएड। अब यहाँ पे आपको देखिए ये समझ में आ गया, अगर आप 1 का ऑप्शन डालते हैं तो क्या मतलब हुआ। अब दूसरा समझिए, देखिए यहाँ पे एक आता है 50% मार्क्स के साथ कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और साथ साथ जो है वो बीएड कर रखा हुआ है। क्या कर रखा हुआ है, बीएड, या परसुइंग है। परसुइंग मतलब वो अभी अपीयरिंग में है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। परसुइंग वाले बच्चे भी यहाँ पे अगर बीएड उनका परसुइंग है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इन पोस्ट ग्रेजुएशन या पास्ट या परसुइंग बैचलर डिग्री, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चुनाव करेगा, दूसरा ऑप्शन। और यहाँ पे क्या चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीएड कर रहा है ना, तो वो डिग्री इन एजुकेशन चूज करेगा। क्या चूज करेगा, डिग्री इन एजुकेशन। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है, गलती कर बैठते हैं। तो वो क्या चूज करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन चूज करेंगे, क्योंकि आपका जो एजुकेशन फील्ड में क्वालिफिकेशन वो क्या है, डिप्लोमा है कि डिग्री है। अगर आप डीएलएड पे फॉर्म भरेंगे तो डिप्लोमा हो जाएगा, अगर आप डिग्री यानी बीएड किए हुए हैं तो आप डिग्री चूज करेंगे। ये समझ में आ गई। तीसरा ऑप्शन आपको समझाते हैं थोड़ा सा। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो जो एनसीटीई के नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है उस मान्यता प्राप्त संस्था से अगर उसने जो है बीएड किया हुआ है और 45% उनका ग्रेजुएशन है, तो वो तीसरा ऑप्शन चूज करेगा और यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन चूज करेगा। इसके बाद आता है बीईएलईडी, जो 4 वर्ष का होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 12वीं के बाद जो है जस्ट वो 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करता है, तो वो यहाँ पे चुनाव कर सकता है। अगर वो परसुइंग में है तो भी फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या चूज करेगा, 4 ऑप्शन, और यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन चूज करेगा। इसके बाद आता है 5वां ऑप्शन, जैसे होता है ना कि 12वीं के जस्ट बाद
पांचवा ऑप्शन कौन चूज करेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है 12वीं के जस्ट बाद 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है ना, जिससे आपने देखा होगा बिहार में है या और सेंट्रल लेवल पे कोई सारी यूनिवर्सिटी जो है 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स करा रही है, जिसमें उसको डिग्री भी मिल रहा है और बीएड का भी उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो पांचवा ऑप्शन चूज करके फॉर्म भरेगा। अगर वो परसुइंग है मतलब अपीयरिंग है, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो वो यहाँ पे 5 ऑप्शन चूज करके डिग्री इन एजुकेशन चूज करेगा। छठा ऑप्शन कौन चूज करेगा? तो जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है, जैसे मैंने बताया ना विकलांग पर्सन को पढ़ाने वाला, तो उस तरह के अगर आपने बीएड कर रखा हुआ है तो छठा ऑप्शन चूज करेंगे। इस तरह से 7वां ऑप्शन है। इसके अलावा जो है आपका 8वां ऑप्शन भी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, बीएड एमएड 55% मार्क्स से आपने पीजी करके बीएड एमएड किया हुआ है, तो 8वां ऑप्शन चूज करके डिग्री इन एजुकेशन चूज करेंगे। तो ये ऑप्शन से आप को ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है और किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहां से चुनाव करेंगे। अगर आप यहां बोथ पेपर पे एलिजिबल हैं तो बोथ पेपर भी चुनाव कर सकते हैं। और यहां पे सपोज कोई यहां पे लैंग्वेज अपना बता देगा, यहां पे सपोज मैं 1-2 लैंग्वेज चूज कर लेता हूं। अब यहां पे हम 1 से 5 के लिए क्या यहां पे हम चुनाव करेंगे, तो सपोज हमारे पास जो है डीएलएड कोर्स है, तो हम ये एक ऑप्शन यहां पे चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, हमने ग्रेजुएशन भी कर रखा हुआ है तो हम यहाँ पे एक चुनाव कर लेंगे, इसमें भी हम एक चुनाव कर लेंगे, क्योंकि हमने डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रखा हुआ है तो हम इसमें एक चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे अब अगला ऑप्शन क्या आता है कि हम पेपर 2 के लिए कौन सा टीचर बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, साइंस रहेगा कि सोशल साइंस, तो हम यह चुनाव कर लेंगे। और यहाँ डीएलएड कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हम जो है अपना डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज कर लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है हमारा क्वालिफिकेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को आपको चुनाव करना है। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग बीएड किए हुए क्या 1 से 5 में फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जो लोग बीएड किए हैं वो 1 से 5 में फॉर्म नहीं भर सकते, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके लिए यहाँ पे 1 से 5 ऑप्शन नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे खुद देख लीजिए 1 से 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है, कहीं पे आपको बीएड दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, सारा डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं, देख रहे हैं ना? कहीं पे आपको बीएड कोर्स नहीं दिखेगा, समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत पहले का नियम था, उसको हटा दिया गया है। बीएड कैंडिडेट्स 1 से 5 में पढ़ाई नहीं करा सकते, वो टीचर नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कोर्स को चुनाव करके और यहाँ पे हम जो है कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है वो आपको यहाँ पे भरना है। यानी अगर आपने डीएलएड पे फॉर्म भर रहे हैं, डीएलईडी पे, तो आप डीएलएड की जानकारी यहाँ भरेंगे। अगर आप बीएड पे फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीएड की जानकारी आएगी। बीएलईडी का ऑप्शन अगर आपने चुनाव किया है तो बीएलईडी का ऑप्शन यहाँ पे आपको देना होगा। तो जो भी आपका इन एजुकेशन में क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे भरना है, प्रशैक्षणिक योग्यता जिसको बोलते हैं। तो अगर आप पास हैं तो पास चूज करेंगे और पासिंग बताएंगे यहाँ पे कि आपका 25 है कि 24 है। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज करके और यहाँ पे आपको देखिए चेंज होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपीयरिंग वालों के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है। 26 आएगा, हर हाल में आपको 26 में पास होना पड़ेगा। अगर आपका अपीयरिंग 26 है तो ही फॉर्म भरेंगे, वरना आप नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी डीएलएड कोर्स है या बीएड कोर्स है या बीएलईडी कोर्स है वो आपका 2026 में कंप्लीट हो रहा है तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप अपीयरिंग डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो है आएगा इस तरह से, और यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी का नाम चूज करने का ऑप्शन आएगा। और इसमें मैच कर रहा है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढिए, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड डाल के। मान लीजिए आपका जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, या और जो भी कॉलेज का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे आएगा वो, ठीक है ना? नहीं आता है तो अदर का चुनाव करेंगे, अदर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाएगा, अदर लिखेंगे तो। और यहाँ अदर में अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का ऑप्शन आएगा। रिजल्ट मोड आपका अभी अपीयरिंग है तो वो तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, रिजल्ट मोड यहाँ पे चूज नहीं कर पाएंगे आप। और इंस्टीट्यूट का पिन कोड, मतलब आप जिस विद्यालय में पढ़ाई किए हैं उस विद्यालय का एरिया का पिन कोड, जैसे आपका एक गांव है उस गांव का एरिया पिन कोड हुआ ना, आपके आधार कार्ड पे लिखा रहता है, उसी तरह से इंस्टीट्यूट का पिन कोड का जो एड्रेस है उस एड्रेस का पिन कोड लिखना है। अब यहाँ पे कैप्चा कोड भरना और सेव नेक्स्ट करना है। अगर आप यहाँ पे जो है पास चूज करते हैं तो पासिंग ईयर आपको कंफर्म करना होगा कि 25 में पास हैं कि 24 में कि 23 में, और यहाँ पे आपको आएगा वो आपका कोर्स स्ट्रीम नेम, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपको बताना होगा रिजल्ट परसेंटेज में कि सीजीपीए में है। अगर आप परसेंटेज चूज करेंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानकारी देना होगा। सीजीपीए चूज करेंगे तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग जानकारी आपको देना होगा। यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है, और यहाँ टोटल मार्क्स कितना का है, ऑब्टेंड आपको मिला कितना है, पिन कोड क्या है एरिया का, इंस्टीट्यूट का पिन कोड, और कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट करना है। तो ये आपको भरना होगा और उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है।
सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में फोटोग्राफ आपको आएगा, यहाँ पे 10 से लेकर 200 KB के बीच लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ फाइल को चूज करेंगे, आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ एक्शन बटन अपलोड आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड इनेबल हो जाएगा। आपको कैप्चा कोड यहाँ पे भरना जैसे से लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। आप चाहे तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं है कि ये साइज वो साइज, सिर्फ आपको 10 से 200 KB के बीच रखना है। चूज करेंगे, क्रॉप करने का आएगा, क्रॉप कर लीजिएगा। यहाँ सिग्नेचर उसी तरह से 4 से 30 KB के बीच रखेंगे, आपका क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा, क्रॉप कर लीजिएगा। तो बस इतना ही सा सिंपल सा प्रोसेस है। फिर यहाँ अपलोड का एक्शन बटन बनेगा, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना, बस सिंपल सा है। केबी रिसाइज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे केबी रिसाइज, बहुत सारा आपको टूल मिल जाएगा। कोई से भी टूल यूज करके अपना केबी कितना बनाना चाहते हैं फोटो का वो बना लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए प्रीव्यू आ गया है, प्रीव्यू को चेक करिए आप कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप उसको बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो इन सभी बॉक्स को टिक करना। इस तरह से आपको जो टिक कर लेना है कि हाँ ये सारा जानकारी आप जो है सही भरे हैं। फिर यहाँ आई एग्री करना है, फाइनल सबमिट करना है, यस करना है। यस करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है एडिट करने का। अगर आप एडिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो एडिट करेंगे, नहीं तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। आपको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है, इस तरह से आएगा ऑनलाइन पेमेंट, इस पे क्लिक करना है, प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे प्रोसेस पर पेमेंट पे क्लिक करना है। अगला स्टेप आपका बिल्डेक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है वो शो करेगा। आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, भीम है, क्यूआर कोड है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से पेमेंट जमा होते आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप उसका हार्ड कॉपी निकाल कर अपना सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।